अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरा कराची की। वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने के बाद पहली बार अहम वफाकी वज़रा के हमरा वज़ीर आज़म कराची पहुँचे तो वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने मज़ार-ए-कात पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने माली मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को बताया कि रवा माली साल वफाक ने सिंध के हिस्से में से 82.857 अरब कम दिए हैं। वज़ीर आज़म ने सिंध में 300 बसों के पूल में 150 बसें देने का ऐलान किया और मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। जबकि वज़ीर आज़म ने कराची में ताजरों से मुलाकात भी की है। जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स पाकिस्तान में पहली बार 72,000 की हद उबूर कर गया। आज स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1055 पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी जानिब डॉलर भी 8 पैसे कमी के बाद फी डॉलर 278.30 रुपए का हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा के हमरा सूबाई काबीना के अरकान से मुलाकात की। वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात में ब्रीफिंग भी ली गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म का क्या कहना था, आपको वो दिखाते। वफाक में एक स्प्लिट मैंडेट है, तो हमें इस मैंडेट का एहतराम करते हुए हमें पूरी तरह मिलकर इस मुल्क की खदमत के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक में एक पहले से भी ज़्यादा एक बहुत गहरा तावन और गहरा आपस में ताल्लुक़ उसकी पज़ीराई करें, उसको फ़रोग़ दें। मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं इस कोऑर्डिनेशन को, इस इक्वेशन को मैं और मज़बूत बनाऊं मिलकर। और बाज़ औक़ात ऐसे फ़ैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद ना करते हों, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फ़ैसले करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हमें मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम फ़ैसले करने होंगे और इसमें कुछ नापसंदीदा फ़ैसले भी हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने सिंध की तरक्की की बात की। उन्होंने कहा कि जो सिंध की तरक्की है वो पाकिस्तान की तरक्की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो एक और तारीखी रोज़ यहाँ पर देखने में आया है और 72,000 का संग मील भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अबूर कर लिया, जो कि यकीनन एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था सरमायाकारों की जानिब से। इससे पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ पॉजिटिव रिस्पांस देखा जा रहा है। सरमायाकारों की जानिब से कारोबार का सिलसिला भी जारी है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान साहब, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन हैं। मलिक बोस्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने देखा कि ख़ासा पॉजिटिव रुझान रहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और आज एक बार फिर से 72,000 का संग मील उबूर किया है। किस तरह से देख रहे हैं, सरमायाकारों का जो एतमाद है वो भी बहाल हुआ है? देखो, कॉन्फिडेंस इंडेक्स भी आज जो आया है बड़ा अच्छा यानी फिगर आया है। और उसके अलावा ये अलग का करम है, नबी पाक सदक़े रमज़ान का महीना है और फिर शवाल ईद आई है, तो ईद की खुशी में मैंने पाकिस्तान पे करम की है। यहाँ भी उम्मीदों के फूल खिल पड़े हैं और अल्लाह का करम में बड़े पाकिस्तान की एक अहमियत बनी है। और इस हुकूमत ने, मैं समझता हूँ, और आर्मी चीफ बड़ी कोशिश करके पाकिस्तान को तनाई से निकाल के कादियाना सलीयत में ले आए। 1974 वाली पोजीशन में पाकिस्तान दोबारा आ गया और अल्लाह का शुक्र है। पहले आपने देखा सऊदी का आला वक्त आया, फिर अब ईरान के सदर साहब आए हैं और अभी क्राउन प्रिंस आने वाला है और बड़े मायदे हुए। और सऊदी ने ख्वाहिश की है कि हम 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और क्राउन प्रिंस अल्लाह करे आके ये मायदे पे सहन होता है। इन खबरों ने भी मुस्ताक को आपको देखा नए हाई बनाए और फिर ईरान के सदर ने कहा कि हम अपना ट्रेड 10 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। तो इस खबरों ने और एनर्जी में, साइंस में, ज़राअत में, सब चीज़ों में ताउन करना चाहते हैं और पाकिस्तान को हम प्यार करते हैं और पाकिस्तान को चाहते हैं कि तरक्की करे। तो ये ऐसी खबरें थी जिसने पाकिस्तान के स्टॉक को जो है लाइफ टाइम हाई की तरफ रवाना किया। और मैं लगता हूँ ये जब मैदा IMF का भी हो जाता है और ये क्राउन प्रिंस का मैदा होता है तो ये 80,000 को भी अबूर कर सकता है। और पाकिस्तान की जो मैशत पटरी से उतर चुकी, अल्लाह का शुक्र है, पटरी पे आ गई और अब टेक ऑफ कर चुकी। और IMF ने जैसे कहा है कि पाकिस्तान बेरोजगारी कम होगी, इंटरेस्ट कम होगा और पाकिस्तान में बिजनेस के चांस, GDP भी बढ़ेगा। जिस तरह ब्लूमबर्ग ने, वर्ल्ड बैंक ने, तमाम दुनिया के तमाम इस वक्त तमाम जितनी भी नजरें हैं पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान ने इस वक्त इस्लामी और इंटरनेशनल दुनिया में अपना एक मकाम बनाया। खारजा पॉलिसी और के जरिए सफारती तलकात बेहतर किए हैं। जो तनाई से 18 के बाद जो तनाई आई थी पाकिस्तान के लिए वो दोबारा
چائنا سے بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس قیادت نے اور آرمی چیف نے بڑا اہم رول ادا کیا پاکستان کو معیشت کو مضبوط کرنے میں، اور پاکستان کو اسٹاک کو ہر چیز آپ کی بلندی کی طرف جا رہی ہے. تو یہ پاکستان کی قسمت ہے کہ دروازہ کھل چکا ہے انشاءاللہ. اچھا سر، اگر ہم روپے کی بات کریں تو روپے پر کافی پریشر تھا، ڈالر کی جو قدر ہے اس میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اب مثبت چیز یہ ہے کہ ڈالر کی قدر میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے. تو آگے آنے والے دنوں میں کیا امید کر سکتے ہیں؟ دیکھو ڈالر کا میں نے تو ہمیشہ یہ میری لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے کہ ڈالر جب 350 400 کی باتیں ہو رہی تھی، میں کہہ رہا تھا 250 کا ہوگا، تو آپ 250 کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، 200 سے بھی کم ہو چکا ہے آپ کے سامنے. اور IMF کا میچ ہوتا ہے یا یہ سعودیہ کا میچ ہوتا ہے، جس دن میچ ہوتا ہے آپ دیکھیں ڈالر 250 کو ٹچ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور بھی نیچے جا سکتا ہے. اور پاکستان کی جو ہے حکومت اور پوری خاص طور فیڈریشن کونسل کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، اور بڑے اس کے اجلاس بھی باقاعدگی سے ہو رہے ہیں، اور اس کے ایگریمنٹ بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایسے پاکستان کی بیس بڑھ رہی ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں میں کھڑے ہونے کے قابل ہو کے پاکستان ترقی کی طرف رواں دواں کرے گا تو ہر چیز آپ کی بلندیوں کی طرف جائے گی. اور پاکستان کے دوست اور اسلامی ممالک خصوصاً کہتے ہیں کہ پاکستان قرضوں کے بجائے اپنے خود کمائے اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہمارے طرح کی ہیلپ کرنے کی تیار ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، فائنینسنگ کرنے کو وہ تیار ہے. لون کے بجائے وہ کہتے ہیں آپ اپنے چائنا نے کہا ہے کہ فیز 2 جو اسی کیس میں فائنینسنگ بھی کریں گے، اپنے پلانٹ بھی یہاں لگائیں گے. تو یہی پاکستان کی ترقی کا راز ہے کہ زراعت میں، پروڈکشن میں، ویلیو ایڈڈ میں جب تک پاکستان نہیں آئے گا، ایکسپورٹ نہیں بڑھائے گا، ترقی کا خواب دیکھنا پھر تو مطلب دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے. تو اب حقیقت کی پاکستان لوٹ آئے، اور حقیقت کی یہی ہے کہ آپ محنت کریں. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم آج کراچی میں موجود ہیں، وہاں پر سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تاجروں سے ملاقاتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو اس دوران جو سرمایہ کار ہیں ان کے کیا ڈیمانڈز کیا ہوں گی، کیا مطالبات کیا ہوں گے جو وزیر اعظم کے سامنے رکھے جائیں گے؟ دیکھو ہمارے جو سرمایہ دار ہیں کراچی میں امن چاہتے ہیں اور یوٹیلیٹی فراہمی چاہتے ہیں، اور اس کے چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پہ جو ریٹ ہے اس کے برابر ہو. تو یہی ہماری ان کی تو اتنے بڑے مطالبے نہیں ہیں. ان کی لا اینڈ آرڈر بہتر کیے جائے، اور یہ اسٹریٹ کرائم ہے جو کڈنیپنگ ہے اور یہ چیزیں جو کہ بعض اوقات جو ہے بڑی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. تو یہ اگر تحفظ میں دیتے، آپ اگر پالیسیاں لے کے آتے اور امن نہیں لاتے تو پھر بھی کوئی کام نہیں کرے گا. آپ کو جان کو پہلے محفوظ کرنا ہے، کاروبار کو محفوظ کرنا ہے، ڈکیتوں سے بچانا ہے، اور یہ کرپشن مافیا ہے جو اداروں میں بیٹھی ہے، اس سے جان چھڑانی ہے. تو ڈیجیٹل طرف پاکستان کو آنا ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان میں بڑے اللہ نے وسائل دیے. دیکھو دنیا کی ٹاپ 10 کنٹری میں وسائل میں پاکستان سے $10 کروڑ کی ہماری معدنیات ہیں. تو ریکارڈ کا منصوبہ دیکھ لیں یا تانبے کا دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھیں، کسی میں اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ صرف گڈ گورنر لے آئیں اور کرپشن ختم کریں. تو پاکستان کو تو کسی سے لینے کی ضرورت ہے. پاکستان لیکن سر مثبت خبر یہی ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں بھی ایک بہتری نظر آئی ہے، ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہو رہی ہے، جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے. ملک بوستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کہ کراچی کے علاقے ڈیفنس 26 اسٹریٹ کے قریب انتہائی افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے. ڈرائیور نے کار فٹ پاتھ پر سوئے 6 بے گھر افراد پر چڑھا دی. حادثے میں 6 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق گاڑی کو ضابطے کی کارروائی کے لیے تھانے منتقل کر دیا گیا ہے اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈرائیور کے مطابق مخالف سمت سے آنے والی گاڑی کو بچاتے ہوئے کار الٹی اور حادثہ پیش آیا. دوسری جانب گزشتہ روز کراچی سی ویو پر مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والا نوجوان ٹیکسی ڈرائیور بے ہوشی کی حالت میں بازیاب کر لیا گیا ہے. تمام تر جو صورتحال ہے اس پر مزید انویسٹیگیشنز بھی کی جا رہی ہیں اور بیانات بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں. خصوصاً اس سنوا جاہر محمود کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی لیا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف سندھ شعیب بنی، ان سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. شعیب، پہلے تو یہ جو ڈیفنس 26 اسٹریٹ پر واقعہ پیش آیا ہے، بے گھر افراد پر گاڑی چڑھا دی گئی، یہ کیا واقعہ تھا اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ کارروائی کیا کی جا رہی ہے اب اس پہ؟ جی دیکھیں، جو ڈیفنس والا واقعہ ہے، اس واقعے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل اس واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمہ جو ہے قتل بالخطا کی دفعہ کے تحت درج کیا گیا ہے. اس واقعے میں آپ کو اپڈیٹ یہ کروں کہ صبح جو 6 افراد زخمی تھے جو کہ فٹ پاتھ پہ سونے والے جن میں بھکاری تھے اور جو بے گھر افراد ہوتے ہیں وہ تھے، ان میں سے ایک جاں بحق ہوا ہے اور مقدمہ اسی کے اہل خانہ کی مدیت میں درج کیا گیا ہے، جو کہ اس وقت درج کر لیا گیا اور اس کا مقدمہ نمبر 276/2024 ہے.
یہ جو FIR رجسٹرڈ کی گئی ہے اس میں یہ سچویشن ہے کہ کیونکہ وہ جو ڈرائیور ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کی گاڑی بھی اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے، تو مزید آگے جو تحقیقات ہوگی اس میں پیش رفت ہوگی۔ دوسری جانب یہ جو آن لائن ٹیکسی ڈرائیور جو کہ کل سے سمندر میں جس کی اطلاع تھی کہ اس نے مبینہ طور پہ چھلانگ لگا دی اور خودکشی کی ہے، تو وہ ایسا کوئی معاملہ، یہ جو ڈرائیور ہے اس کے حوالے سے کوئی خبر سامنے آئی ہے کہ کیا وہ ہوش میں تھا جب وہ گاڑی چلا رہا تھا؟ کچھ معلوم ہو سکا اس بارے میں؟ یہ اقدام میں نے اٹھایا، میں نے خود جا کے وہاں پہ گاڑی کھڑی کری اور اس کے بعد اپنی جو اہلیہ تھیں، 2 بیویاں تھیں واضح رہے شخص کی، کہ اس نے ان کو اطلاع دی کہ میں سمندر میں کود کے اقدام خودکشی کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا اب اس میں پولیس قانونی نکات کے حوالے سے مزید تحقیقات کر رہی ہے، پیش رفت کی جا رہی ہے، اور جو لوگ ہیں ان کے بیانات وغیرہ بھی قلم بند کیے جا رہے ہیں۔ عینی شاہدین کو بھی آج بلایا گیا تھا شاہ فیصل کالونی تھانے میں، اور یہ جو شخص ہے خود آن لائن ٹیکسی ڈرائیور یہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس سے بھی پوچھا گیا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا، کیونکہ پہلے ابتدا میں یہ خبر نکلی کہ کوئی زہریلی نشہ آور چیز اس نے کھا لی تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ اقدام اٹھایا، لیکن اس نے پولیس کے سامنے یہ بیان دیا کہ میری دماغی توازن حالت جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اور گھریلو ناچاکی اور اختلافات اور 2 بیویوں کے جھگڑے کی وجہ سے میں دل برداشتہ تھا، تو میں نے اس اقدام کا سوچا تھا۔ تاہم اب پولیس اس حوالے سے مزید پیش رفت کر رہی ہے، کیونکہ یہ جو آن لائن ٹیکسی ڈرائیور تھا اس کے بعد سے جو ہے مزید اب پولیس کی جانب سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ شعیب، بیانات تو یقیناً قلم بند ہو رہے ہیں، لیکن یہ طاہر محمود جو نوجوان ہے اس کی جانب سے خاصا مبہم بیان سامنے آیا، ایک مشکوک بیان جو ہے وہ سامنے آیا۔ اہل خانہ سے پولیس کی بات ہو پائی، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، اہل خانہ کی جانب سے تو وہی اسٹانس ہے کہ اس نے ہمیں ویڈیو کال کر کے یہ بتایا تھا کہ بس میں سمندر میں کودنے کے لیے جا رہا ہوں اور اب میں تم لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا، اور اس نے کہا تمہیں میں بتا رہا ہوں کہ اب میں نے تمہاری وجہ سے ہی یہ خودکشی کر رہا ہوں۔ لیکن اب جب کہ وہ خود آ گیا ہے اور اس کی دوسری جو اہلیہ ہے ان کے سالے وغیرہ اس کو لے کے پولیس اسٹیشن پہنچے تھے، کیونکہ یہ جس وقت وہاں پہنچا تو اس کی مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں تھی، بہت زیادہ یہ ڈاؤن تھا بندہ، تو اس کو تھانے لے کر گئے شاہ فیصل کالونی میں، وہاں پہ اس کا اسٹیٹمنٹ بھی ہوا، میڈیا ٹاک بھی ہوئی، اس نے میڈیا ٹاک میں بھی گول مول باتیں کری ہیں۔ ابھی وہ انکانشیس ایک طرح سے ہے اور صحیح بات بھی نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے اوپر یہ بھی پریشر ہے کہ جو پولیس میں اتنا بڑا میڈیا ہائپ بن گیا، یہ خبر چلتی رہی تو اس کی وجہ سے گھر والوں کے بھی بیانات لیے گئے ہیں۔ 2 بیویوں کا معاملہ ہے، پھر اس آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کی گاڑی بھی ضبط ہے اس وقت، کیونکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر اب کافی زیادہ پریشر ہے، تو اسی پریشر سے ابھی تک وہ نہیں نکل سکا ہے۔ جی ٹھیک ہے شعیب برنی، بہت شکریہ ان دونوں واقعات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں مزید کارروائی اب کیا ہوتی ہے اور کیا حقائق جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ دن بھر میں واپس آئیں گے بریک کے بعد آپ کو دن بھر میں ویلکم کہتے ہیں، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب کے ضلع گجرات میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ زیر تعمیر عزیز بھٹی شہید اسپتال کی زیر تعمیر چھت کے پلر گرنے سے 3 مریض جان کی بازی ہار گئے اور 12 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ صوبائی وزیر صحت نے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 2 خواتین اور 1 مرد شامل ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ صوبائی وزیر تعمیر و مواصلات ملک صہیب احمد کا کہنا ہے کہ CNW کے ریسرچ ونگ کو انکوائری کی ہدایت کر دی گئی ہے اور مرمت کے حوالے سے انتظامات نہ کرنے والے ذمہ داروں کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا گجرات میں، جہاں پر زیر تعمیر عمارت کی چھت گرنے سے 3 مریض جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 12 زخمی ہوئے ہیں۔ عبدالسلام مرزا ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ عبدالسلام، بتائے گا اس حادثے کے بارے میں۔ جی بالکل، اس وقت میں گجرات کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میجر عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں موجود ہوں، جس کی صبح 10 بجے کے قریب جو ہے سرجیکل وارڈ اچانک زمین بوس ہو چکی ہوئی تھی، جس پر ریسکیو حکام اور لوگوں نے اپنی مدد کے تحت لواحقین کو یہاں اور ان کے جو پیارے یہاں پر زیر علاج تھے مریضوں اور ان کے لواحقین کو یہاں سے ریسکیو کر کے کھلے آسمان تلے منتقل کیا، جس پر ہماری MS جو تھے عزیز بھٹی شہید، ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 12 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 2 افراد کی ہلاکتوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ریسکیو عملے نے جو ہے ملبے تلے تمام اپنا ریسکیو جو آپریشن ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ تمام جو افراد زخمی تھے ان کو ملبے تلے سے نکال لیا گیا ہے۔ ریسکیو کام کا کہنا تھا کہ بلڈنگ کے ابتدائی مرحلے میں جو بلڈنگ کے گرنے کی وجہ ہے وہ بلڈنگ کے نیچے سے پلر کو ہٹانے کی وجہ سے پیش آیا ہے۔
ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। आज सुबह ये वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में 3 जो मरीज़ हैं वो जान की बाजी हार गए। 12 अफराद ज़ख्मी हैं जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने इस अस्पताल का दौरा भी करना था, वहाँ पर जाके तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेना था। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों कर हुआ, क्योंकि वो गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल था और इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आना कि वहाँ पर जो 3 अफराद हैं वो मौके पर ही जान की बाजी हार गए। महकमा CNW से इस बारे में जो है वो तमाम तर तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली गई हैं और इस तमाम तर वाक़े की अब इन्वेस्टिगेशंस भी करवाई जा रही हैं। देखना यह है कि इसमें हक़ाइक़ क्या सामने आते हैं, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में 3 अफराद जो जान की बाजी हार गए, यकीनन उनके लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान था, उनके अहल खाना के लिए। 12 अफराद इसमें जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ने इस हवाले से मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट भी तलब की है और इस तमाम तर वाक़े की इन्वेस्टिगेशंस भी जो है वो की जा रही हैं। सूबाई वज़ीर तामीर व मवासलात मलिक सुहेब अहमद का बयान इस सिलसिले में सामने आया। उनका ये कहना है कि रिसर्च विंग को इंक्वायरी की हिदायत कर दी गई है और मुरम्मत के हवाले से हिफाजती इंतजामात न करने वाले इदारों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ये अब देखना है कि इस बारे में क्या हक़ाइक़ जो है वो इन्वेस्टिगेशंस के बाद सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक और अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कि KP के ज़िला लकी मरवत में शादी की तकरीब में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 राहगीरों समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। फायरिंग बदनामे ज़माना एहसान ग्रुप और इमरान ग्रुप के दरमियान हुई। दोनों ग्रुप का ताल्लुक गजनी खेल से है, जबकि पुलिस के मुताबिक मरने वाले अफराद में 2 इश्तिहारी भी शामिल हैं। दोनों कबाइल में पुरानी दुश्मनी है, ये बताना है पुलिस का, और उनका ये कहना है कि इस बारे में अब मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं और जो भी मुलविस होगा उन्हें डेफिनेटली इस हवाले से तहकीकात के बाद सज़ा भी दी जाएगी। लकी मरवत का ये वाक़या है, एक शादी की तकरीब में महफिल मौसीकी के दौरान ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया था, जहाँ पर फायरिंग कर दी गई और इस फायरिंग के नतीजे में राहगीर समेत 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए और उसके बाद जो ज़ख्मी हुए थे उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बताया ये गया है कि दरीना दुश्मनी पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया था। 2 गिरोहों के दरमियान ये फायरिंग का तबादला हुआ। बदनामे ज़माना एहसान ग्रुप और इमरान ग्रुप के दरमियान ये फायरिंग का तबादला हुआ और इन दोनों ग्रुपों का ताल्लुक गजनी खेल से बताया गया है। पुलिस का ये कहना है कि मरने वाले अफराद में 2 इश्तिहारे भी शामिल हैं। ये दोनों कबाइल हैं जिनमें काफ़ी पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी और इसी दुश्मनी की बिना पर उन्होंने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ये 6 अफराद जान की बाजी हार गए। पुलिस का ये कहना है कि इलाके में दीगर लोगों के भी बयानात जो है वो कलमबंद किए जा रहे हैं और इस में जो जामहक होने वाले अफराद हैं उनकी शनाख्त के हवाले से भी जो है वो काम किया जा रहा है। अब देखना ये है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस जो है वो कब सामने आती हैं और क्या हक़ाइक़ जो हैं वो इसमें सामने आते हैं। अच्छा, हमने तैमूर खान साहब से रब्ता की कोशिश की लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड की, लेकिन बात करने से उन्होंने मना कर दिया क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि ये वाक़या क्या है, किस तरह से पेश आया, कौन इन्वॉल्व है और अब तक क्या कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है या नहीं, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया। लेकिन कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में इस हवाले से हक़ाइक़ जो है वो मज़ीद सामने लेकर आएँ। ज़िम्मेदारान कौन है इसके, उस बारे में भी जो है वो बात करें। ख़ुसूसन जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं उसमें क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं, उसमें भी जो है वो चीज़ें कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रोग्राम्स में सामने ला सकें। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद खबरों पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। दिन भर में आपको वेलकम कहते हैं। सरगोदा में अंधेर नगरी चौपट राज है। सरगोदा जनरल बस स्टैंड का अमला भत्ताखोरी में मसरूफ है। सरगोदा जनरल बस स्टैंड जवारियों और मनशियात फरोशों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। जनरल बस स्टैंड मनशियात का गढ़ बन चुका है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की टूटियां तक नशई अफराद चोरी करके ले गए हैं, जबकि सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम होने और सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम की वजह से बदबू और ताफुन फैल गया है, जिससे मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। सरगोदा से अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रज़ा, बताइएगा इस बारे में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा के इकलौते जनरल बस स्टैंड में, जहाँ पर पाकिस्तान भर से मुसाफिर सफ़र करते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ सहूलियात के शदीद भुगतान है। ना तो यहाँ पर पीने का साफ पानी है और ना ही यहाँ पर सफाई सुथराई का काम किया जा रहा है। बदकिस्मती के साथ अगर ये भी कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर नशई हजरात और उसके अलावा जवारी हजरात विराजमान हैं। ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और ना ही यहाँ पर मुसाफिरों के लिए बैठने की कोई जगह है। पीने का साफ पानी के हसूल के लिए यहाँ पर मुसाफिर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मौजूद मुसाफिरों से भी बात करेंगे और मौजूद यहाँ पर जो ड्राइवर हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटिया निज़ाम है, ठीक है, बसें टूटी हुई हैं, टूट फूट का शिकार है, ड्राइवर हज़रात बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, पीने का साफ पानी भी नहीं है, वो देखें वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई वाली वारस ही नहीं है कौन नहीं है। क्या मुतालबा करना चाहिए? हम वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि ये हमला दुरुस्त करें। ना तो इत्थे पानी का इंतजाम है, ना वाशरूम में कोई इंतजाम नहीं है, सड़क टूटियां पईयां ने, ना कोई शायद इंतजाम नहीं, इत्थे पानी मुल मिलता खरीद कर पीते हैं। हाँ जी। जनरल बस स्टैंड जैसे कि आपको पता है कि पहले मंशियात फरोशों का अड्डा था और जितने भी वहाँ पे ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं उनको अड्डा इंस्पेक्टर की पुष्टपनाही हासिल मौजूद है, और जो मुहाफ़िज़ कार्ड वाले हैं और जो हमारे पुलिस वाले हैं उनकी भी उनको सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से रात गए वहाँ पे मुसाफिरों को लूटा जाता है। कोई सहूलतें नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। ये दूसरे शहरों में देख लें, कोई फैसिलिटी होती है, इधर वॉशरूम का हाल देख लें, तो मुसाफिर जैसे जिधर खड़े हैं बैठने की इधर कोई सहूलत एक ही जगह बता दें जिधर हो, सफाई का कोई इधर। ये बताएं कि यहाँ पर पीने के साफ पानी के वो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि इधर पीने का पानी। हकामी बाला से यही दरख्वास्त करेंगे, इनके बारे में कुछ सोचा जाए, ये भेड़ बकरियाँ थोड़ी हैं यार। ना कोई पानी थे, गंदगी भी है, सारा कुछ गड्डियां ने कमेटियां खलोंदे ने, गड्डियां ने सवारी पानी तो कुछ है, साल अपनी मजदूरान भी तो काम भी चलना में खस्ता हाली हुई पई यार। शायद जिसको देखें उसकी अपनी मर्जी चल रही है, कोई किसी रेट पे किराया वसूल कर रहा है, दूसरी कंपनी की ट्रांसपोर्ट किसी रेट पे किराया वसूल कर रही है। गाड़ियों की हालत नहीं है, किराए ये इसी टाइम के ले रहे हैं। समझ से बाहर है हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया कर क्या रही है। लैट्रिन है, कोई टूटी साबत नहीं, कोई दरवाजा साबत नहीं, हाथ धोने की जगह नहीं है। इतने तो ये पानी अड्डे की हालात देखो, पानी नहीं खलोता। सवारी कहती सानू गड्डी के अंदर बिठा के आओ, फिर पर्ची वाले जड़े ना कहते कि रक्षा अंदर नहीं जाएगा, 20 रुपए की पर्ची लेनी है फिर अंदर आना है। उधर मुंशियात फरोशी अरूज पर है, थाना सैडला टाउन के जो टाउट माफिया हैं वो उधर सरेआम मतलब धंधा करवाने में मुलव्वस हैं। आए रोज मुसाफिरों के लूटने की कंप्लेनें यहाँ पे मसूल होती हैं। रोजाना कोई ना कोई नया ड्रामा इधर बना होता है जिसकी पुष्टपनाही अड्डा इंस्पेक्टर करवा रहा है। हमारा DPO साहब से मुतालबा है कि हमारा लारी अड्डा जो एक अच्छा मकाम है, तफरी मकाम भी इसको बनाया गया, इसे वापस उसी तरह बहाल किया जाए। जी, तो आपको जनरल बस स्टैंड की सूरत हाल से आगाह किया। यहाँ पर सहूलियात का शदीद फुकदान है। यहाँ पर मौजूद आवाम की जानिब से ये शिकवा जाहिर किया जा रहा है कि जनरल बस स्टैंड की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत वक्त को पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। जी, तो रिपोर्ट आपने देखी। लम्हा फिक्रिया है कि सरगोदा का सबसे बड़ा जनरल बस स्टैंड है और वहाँ पर ये सब हालात हैं। जी हाँ, बिल्कुल यकीनन मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। दीगर शहरों से आने वाले जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारा काम था आवाज़ उठाना, अब देखना यह है कि हुकामी बाला इस पर कब नोटिस लेते हैं और कब आवाम के ये मसाइल हल होते हैं। कोटद्दू की बात करें तो यहाँ पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का साफ़ सुथरा पंजाब का नारा यहाँ भी कूड़ा करकट के अंबार में दफन हो गया है। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे काशिफ नदीम हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। काशिफ, कहिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है? कूड़ा करकट का ढेर है वहाँ पर, इंतज़ामिया क्या कहती है? देखें जी, गवर्नमेंट पंजाब की जानब से और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानब से जो पंजाब भर के अंदर एक ख़ुसूसी प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है सुथरा पंजाब के नाम से, उसके असरात कोटद्दू के अंदर आटे में नमक के बराबर नज़र आते हैं। इस वक्त हम कोटद्दू के एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सामने मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर कचरा कुंडी के मनाजिर हैं जो बच्चों को उनकी तालीम के अंदर और इलाका मकीनों को यहाँ पर रहने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर मच्छरों की अफजाइश हो रही है, साथ में यहाँ पर ताफून, बदबू, स्मेल जो है वो यहाँ पर बच्चों की तालीम के अंदर बड़ी रुकावट पैदा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक इलाके के जो रिहायशी हैं उनसे जान लेते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है। बहुत पुरानी कदीम कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पे कचरा और बच्चे जो हैं मलेरिया का शिकार हुए हैं, स्कूल में पढ़ने आते हैं, ताफून इतना होता है कि बैठ नहीं पाते, बीमारियों का हमारे शिकार हो रहे हैं बच्चे। तो मरियम से हम यही अपील कर सकते हैं, मैं अपने चीफ मिनिस्टर से, कि प्लीज़ कोटद्दू कल्ला कैनाल कॉलोनी समेत पूरे कोटद्दू की सफाई करवाएं। यहाँ पर इलाका मकीनों का भरपूर मुतालबा है और यहाँ पर बिलखसूस छोटे नन्हे मुन्ने जो तलबा है उनका भी भरपूर मुतालबा है कि फौरी तौर पर यहाँ पर सफाई का बंदोबस्त किया जाए ताकि इलाका मकीन सुख का सांस ले सकें और बच्चे जो है ना आसानी से अपनी तालीम हासिल कर सकें। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। उन्होंने एक इलाका मकीन से भी बात की और उसका यही कहना था कि इंतज़ामिया कुछ करे। वहाँ पर जो और लोग रहते हैं उनका क्या कहना है, आइए वो सुन लेते हैं। शहर में हमारी हर जगह पे, स्कूल में, इधर कॉलोनी में, ये देखे पीछे भी गंद है, तो हम कहते हैं कि ना प्लीज़ हमारी यहाँ पे ना पूरी सफाई करवा दें। ये बच्चे हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं, देखें ये जो 7 कॉलोनी है यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना रखा है, कचरा कुंडी बन चुका है पूरा शहर। यहाँ स्मेल है और यहाँ पे बदबू आती है, यहाँ पे पढ़ नहीं सकते, सारा
गंद है, ये देखें। इस सफाई प्रोग्राम में कोटदू में कोई सफाई नज़र नहीं आती। यहाँ पर 2 नहरें हैं, दोनों में पानी भरा हुआ है, मच्छर बेइंतहा हैं। हमें उम्मीद थी कि कोई गवर्नेंस के इशू ठीक होंगे, कोई आते ही उसने कहा था कि साफ सुथरा पंजाब और बहुत सारी बातें की थी। तो यहाँ गवर्नेंस के इशू इतने ख़राब हो गए कि किसी जगह पे ना कोई सफाई का मसला नज़र आ रहा है, ना हेल्थ के इशू। अवाम को यकीनन शदीद मुश्किलात का सामना है और अवाम यही दुहाई देते हैं कि कब उनकी ये मुश्किलात हल होंगी, कब उनके ये मसाइल हल होंगे। देखना ये है कि हुकाम बाला कब इस जानिब तवज्जो देते हैं और कब अवाम के मसाइल हल करते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।